बहुजन नेता एकजुट नहीं हो रहे तो बहुजन समाज को एकजुट किया जाए और उसको वोट में भी तब्दील किया जाए। तो यही कोशिश है कि वैशाली से कोई बहुजन संसद पहुंचे। हम लोग न जाति के नाम पर न धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। गाय गोबर हमारा मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई। कोई नेता एक दिन रैली करेगा, साल में एक दिन चुनाव में रैली करता है। मैं तो 365 दिन बहुजन समाज से रोज संवाद करता हूँ। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं सिस्टम में, उनको सुधरना होगा। जातिवाद खत्म करना होगा, पेट्रियार्कल खत्म होगा। नदी नीचे से ऊपर नहीं बहती है, नदी ऊपर से नीचे आती है। तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा ताकि देश मजबूत हो और सबको बराबर का मौका मिले। आप पर बेहद गंभीर आरोप लगता है कि आप चैनल के जरिए जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और अब आप राजनीति में कूदकर जातिवाद को और बढ़ावा देने वाले हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं खास मेहमान शंभू कुमार सिंह, बहुजनों की आवाज़ हैं और अब वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने चुनाव लड़ने का मूड क्यों बनाया। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हालांकि चैनल आपका है बट आप ही के चैनल में आपका स्वागत है। नहीं, हमारा चैनल आपका चैनल नहीं, तो बहुजन समाज का भरोसा है जी। नेशनल दस्तक बहुजन समाज की आवाज़ है जी। तो ये बहुजन समाज का चैनल है जी। दूसरी बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए किया कि मैं वैशाली ज़िले का रहने वाला हूँ और वहाँ 75 साल से कोई बहुजन संसद नहीं पहुँच पाया है। तो मुझे लगा कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और इस बार कोशिश करनी चाहिए कि बहुजन कम से कम बहुजन इस बार वहाँ से संसद पहुँचे। तो चूँकि जो दो बड़ी पार्टियाँ हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, उन्होंने दोनों ने किसी ने बहुजन को टिकट नहीं दिया। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे खुद, अगर समाज मेरे साथ है, समाज का मैं भरोसेमंद चेहरा हूँ, तो मुझे खुद इस बार बहुजन समाज को जागरूक और एकजुट करना चाहिए। क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज के नेता एकजुट हों। नेता नहीं एकजुट हो तो समाज तो कम से कम एकजुट हो। और 75 साल से वहाँ कोई बहुजन संसद नहीं पहुँचा है। तो यही कोशिश है कि वैशाली से कोई बहुजन संसद पहुँचे। जी, आपको नहीं लगता कि 75 साल बाद जिस सीट पर आप लड़ने जा रहे हैं उसके बजाय आपको तमाम पार्टी के लीडर्स को एकजुट करना चाहिए, जबकि एक दूसरे की आलोचना करने में सब व्यस्त हैं? नहीं, मैंने तो कभी किसी बहुजन समाज के दल या नेता की आलोचना नहीं की है। मुझे पता है बहुजन समाज के लोग कितनी तकलीफ़ और मुसीबत से राजनीति में आते हैं। बहुजन समाज के नेताओं की आलोचना करने के लिए यहाँ लाखों अखबार और लाखों टेलीविज़न चैनल हैं। तो मैं तो आलोचना नहीं करता हूँ, मैंने उनको एकजुट ही, मैंने उनकी खबरें दिखाई, इसलिए बहुजन समाज का भरोसा है नेशनल दस्तक। अब मैं वैशाली से एक नए शुरुआत करने जा रहा हूँ कि बहुजन नेता एकजुट नहीं हो रहे तो बहुजन समाज को एकजुट किया जाए और उसको वोट में भी तब्दील किया जाए। और वो होता भी दिख रहा है। आपने कहा 75 साल से वैशाली सीट से कोई बहुजन संसद नहीं पहुंचा है, जबकि सरकारें वहां पे बहुजन समाज के नेताओं की हैं। तो बहुजन नेताओं को जागरूक करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है। मुझे लगता है कि जनता के रूप में आप नेताओं को जागरूक करेंगे तो ज़्यादा वो अच्छा चेहरा लेकर आएंगी जनता के सामने। तो मैंने वह कहा तो आपको, हम लोगों ने कोशिश की। मैं 20 से 25 तक रहा बिहार में, मैंने कोशिश की, तो वैसा नहीं हुआ। तभी तो मुझे मजबूरी में चुनाव लड़ने जाना पड़ रहा है। बहुजन समाज के नेताओं ने, चाहे वो चिराग पासवान जी हों या इंडिया गठबंधन हो, उन लोगों ने वहाँ दोनों उम्मीदवार सवर्ण समाज के उतारे हैं। तभी तो मुझे चुनाव में उतरना पड़ा। आपको लगता है कि आप इतने सालों बाद अपने बिहार लौट कर जाएंगे, वैशाली सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या जनता का समर्थन आपको मिलेगा? मैं तो वैशाली का ही हूँ। मैं तो 25 साल वैशाली में ही रहा हूँ। रोजी रोटी दिल्ली में अब कर रहा हूँ और हर दूसरे तीसरे दिन वैशाली जाता हूँ। अभी हम लक्ष्मण यादव रैली करके आए हैं। मोदी जी जब गुजरात से जाके बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं तो वहाँ के ज़िले का हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्या मैनिफेस्टो को सोच के तो चुनावी मैदान में उतरे होंगे? हाँ, बिल्कुल वही मुद्दा जो बहुजन दलों का मुद्दा है, बहुजन समाज का मुद्दा है। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, आरक्षण, उससे कुछ भी अलग नहीं। बहुजन, हमारा मुद्दा ही यही है। हम लोग न जाति के नाम पर न धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। गाय गोबर हमारा मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा। आप पर बेहद गंभीर आरोप लगता है कि आप चैनल के जरिए जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और अब आप राजनीति में कूदकर जातिवाद को और बढ़ावा देने वाले हैं। नहीं, हम लोग, ये टीवी अखबार जो मनु मीडिया है वो कहता है हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और राजनीति में जो एक जातिवाद का वर्चस्व बना हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार सरकार जाति जनगणना क्यों करवाते? 90% दलित, पिछड़े, आदिवासियों की संख्या है तो उनको रिप्रेजेंटेशन 90% मिलना चाहिए। ये जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये पीड़ित समाज की लड़ाई है। ये उल्टा कहते हैं वो लोग। ऐसे वक्त में जब आपके चैनल को लगातार सरकार का नोटिस आ रहा है, इसके बावजूद भी आप पूरी हिम्मत और साहस के साथ चुनावी मैदान में जा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा?
नहीं, बहुजन समाज के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष किया है, तब हम यहाँ तक, हमें वोट देने का अधिकार मिला, पानी का अधिकार मिला। आज भी उसी वैशाली में एक दलित आईएएस की हत्या कर दी जाती है, उसके दोषी को छोड़ दिया जाता है कानून बनाकर। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं और बहुजन समाज को पास खोने के लिए कुछ नहीं। और हम लोग संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब का संविधान है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम संवैधानिक दायरे में रहकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे। 14 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना? आप चाहते तो आगे पीछे तारीख रख सकते थे। आप भी वो आडंबर पाखंडवाद की तरह की मुहूर्त देख के आप कोई भी चीज़ का शुभारंभ करेंगे? बाबा साहब की जयंती आडंबर लगता है आपको? पाखंड लगता है आपको? वो ऐतिहासिक दिन है जब इस दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज का जन्म हुआ। बाबा साहब की जन्मदिन मनाना आप आडंबर और पाखंड है? तो मुझे आपके सवाल पर कुछ नहीं कहना है। नहीं, मेरा सवाल नहीं है, लोगों का परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि तारीखें देखकर आप भी कोई काम कर रहे हैं, तो तमाम मनुवादी लोगों में और बहुजनों में फिर सोशल चेंज कहाँ से आया? तारीख देख ये क्या, ये कर्मकांड और अंधविश्वास है? बाबा साहब का जन्म एक ऐतिहासिक महत्व है इसका। तो मैं 14 अप्रैल, चूँकि अप्रैल में अभी चुनाव प्रचार शुरू है, तो मैंने वो तारीख इसलिए चुनी कि वो ऐतिहासिक तारीख है। पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला की तारीख, जन्मदिन को लोग याद करते हैं, मार्टिन लूथर को याद करते हैं, मैल्कम को याद करते हैं, जगदेव बाबू, फूले, पेरियार, अंबेडकर, उनकी जो तारीख है, बाबा साहब ने जो इस देश को बनाया है, संविधान दिया है, एक मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना की है, तो वो तारीख ऐतिहासिक तारीख है। उसका अंधविश्वास से, कर्मकांड से लेना देना नहीं है। उस तारीख का मतलब है संघर्ष की तारीख, उस तारीख का मतलब है मानवता की तारीख, उस तारीख का मतलब है सबको बराबर के अधिकार की तारीख, उस तारीख का मतलब है संविधान को मानने वालों की तारीख। मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ में, आपको संसद जाने के बजाय आपके हाथ में माइक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप संसद जाएंगे तो आप कई सारी जिम्मेदारियों में उलझ जाएंगे। आप देखेंगे तमाम बहुजन नेता संसद जरूर जाते हैं लेकिन वो बात नहीं करते। यही तो, ऐसा नहीं है। रामविलास जी का दौर देखिए आप, लालू जी का संसद में भाषण देखिए, मायावती जी का भाषण देखिए, मान्यवर साहब का भाषण देखिए, रामविलास जी का भाषण देखिए। आज अकाल है, इस बार पिछले 10 साल से लोग, चूँकि ये लोग नहीं है संसद में, मायावती जी ने रोहित वेमुला की वजह से इस्तीफा दिया, बाबा साहब ने भी संसद से इस्तीफा दिया था। संसद में अब बहुजन की आवाज़ दब गई है। इस बार संसद में बहुजनों की आवाज़ चाहिए, लक्ष्मण यादव चाहिए, डॉक्टर रितु चाहिए, रतन लाल जैसे लोग चाहिए जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। यही तो, इसीलिए तो संसद का रास्ता है। और माइक छोड़ दिया, किसने कहा आपको? राइट टू स्पीच का अधिकार सबको है। संवैधानिक राय में रहकर हम इस समाज के 90% शोषित वंचित की आवाज़ बनेंगे, दलित गरीबों की आवाज़ बनेंगे। ये किसने कहा कि मैं माइक छोड़ रहा हूँ? तमाम लोगों का ये सवाल है, इतने इंटरव्यूज़ आपने दिए, मैंने वो सब इंटरव्यूज़ देखे। सबसे पहला सवाल तो यही था कि अब शंभू कुमार सिंह पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में कूद रहे हैं। नहीं, पत्रकारिता और राजनीति दोनों एक दूसरे के साथ है। अगर हमें वैशाली की जनता मौका देगी तो हम चाहते हैं कि जो संसद में जो बहुजन की आवाज़ कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है, लालू यादव संसद में नहीं है, मायावती जी आज संसद में नहीं है, मान्यवर साहब नहीं रहे, रामविलास जी नहीं रहे, नीतीश जी अब नहीं है संसद में, तो जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, फूले, पेरियार, अंबेडकर की बात कौन करेगा संसद में? दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात कौन करेगा संसद में? तो हम तमाम बहुजन नेताओं की आवाज़ चाहते हैं कि फिर से संसद में उसी तरह से उठे। इसलिए हमने ये रास्ता तय किया है कि हम सीधे पब्लिक में जाएंगे, उनको एकजुट करेंगे और हम संसद में हम उनकी संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे। चुनाव से सिर्फ 1 महीना पहले आप वैशाली जा रहे हैं, आपको नहीं लगता बहुत देरी से आप चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे? ये हम तो 10 साल से पूरे देश के लिए, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। पूरा ग्लोबली बहुजन समाज हमको जानता है, मानता है। हम तो बहुजन समाज की मदद पर बहुजन समाज के लिए जा रहे हैं। और देरी कैसे हो गई? 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, जिसमें 10 साल से बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ। आप जाके जनता से पूछिए, मैं तो हर रोज़, हर सुबह, हर शाम उनके घरों में पहुँच रहा हूँ। कोई नेता एक दिन रैली करेगा, साल में एक दिन चुनाव में रैली करता है, मैं तो 365 दिन बहुजन समाज से रोज़ संवाद करता हूँ। तो यार वो आपका सही नहीं है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लगातार, आप देखेंगे कि आपकी मैं वीडियोस देखती हूँ, उसके अंदर लगातार कमेंट्स आते हैं कि वैशाली आओ देख लेंगे। देखिए, जो जब हम अपने अधिकार भीख मांगने से थोड़ी मिलता है। अधिकारों के लिए तो लड़ना पड़ता है संवैधानिक तरीके से, कलम से, आवाज़ से। तो जो जातिवाद और मनुवाद को मानते हैं, जो चाहते हैं कि हम चपरासी भी न बन सके, वो हमें संसद का चुनाव लड़ेंगे तो धमकी न देंगे।
हमारे जगदेव बाबू की राजनीतिक हत्या हुई है, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई है। रोज बहुजन समाज पर जुल्म होता है, तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं और हम सब लोग संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे। जो धमकी दे रहे हैं उनका तो काम है, देने दीजिए। आप संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं और तमाम एनवायरनमेंट को देख के लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। इस तरीके क्या माहौल देखने के लिए मिलता है? जनता डरी हुई है, विपक्ष डरा हुआ है और आपको चुनावी मैदान में उतरना है। नहीं, ऐसा बहुजन समाज कभी नहीं डरा है। उसने सब कुछ उसको संघर्ष से मिला है, पानी पीने का अधिकार, नौकरी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब तो बाबा साहब का संविधान है। बहुजन समाज बहुत जागरूक हो चुका है। कोई संविधान खत्म नहीं कर सकता है इस देश में, कोई बहुजनों का अधिकार नहीं छीन सकता है। बहुजन समाज बहुत सजग है और अब बहुजन समाज के पास सोशल मीडिया भी है, आप जैसे पत्रकार भी हैं। तो हमें फ्यूचर में आप अगर सांसद बनकर संसद के अंदर जाते हैं तो हमें वही वैशाली में DPS इंटरनेशनल स्कूल देखने के लिए मिलेंगे, ये आपके मैनिफेस्टो में होगा? मैं वहाँ के सरकारी स्कूलों को इंटरनेशनल लेवल का बनाऊंगा। जिस तरह से मायावती जी ने सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज बनाया, वहाँ के कॉलेजेस की बेहतर, मैं वहीं से पढ़ाई की है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, वैशाली का ही हूँ। वहाँ के तमाम स्कूल अस्पताल, उन सबको एक सांसद अपने ज़िले का सारा या अपने कंस्टिट्यूंसी का सारा स्कूल अस्पताल बेहतर कर सकता है और वो मैं करके दिखाऊँ। मैं तो अपने माता पिता का इलाज आज भी बिहार के सरकारी अस्पतालों में करवाता हूँ, जबकि मैं रहता हूँ दिल्ली में। थोड़ा आपके बचपन को लेके सवाल करते हैं कि आपके एक गांव से निकला हुआ छोटा सा बच्चा वो कैसे पत्रकार बनता है, पत्रकारिता के बाद आप राजनीति में जाते, कैसा था आपका बचपन? मतलब जिस बचपन की चीज़ों को आप चेंज करना चाहते ताकि और बच्चे उस चीज़ के दबाव में ना वो पनप पाए और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाई लिखाई करें, कैसा था आपका बचपन? गरीब परिवार में हम लोग पैदा हुए। जैसे इस देश के 90% बहुजनों के हिस्से में गरीबी है। हम लोग पहला जनरेशन है जो स्कूल कॉलेज पहुँचे, ग्रेजुएशन किए, गांव में ही पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं से ग्रेजुएशन किया। किसी तरह से मजदूरी करते हुए, काम करते हुए हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से हम लोगों ने पत्रकारिता की पढ़ाई की, तमाम टेलीविज़न चैनलों में नौकरी की। उसके बाद पिछले 10 साल से सोशल मीडिया चला रहा हूँ। तो ये तो बहुजन समाज के लोग जो हैं, आज भी जो 50% बहुजन जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नौकरियाँ ख़त्म हो रही है, इसलिए ये सब बातें आवाज़ उठानी ज़रूरी है। तो मेरी भी वही कहानी है जो बहुजन समाज के हर शख्स की कहानी है, कोई अलग नहीं है। और मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली नस्लों को इस तरह की तकलीफ़ें न झेलना पड़े। जी, आपके पास एक समाज में आपने काम किया है तो आपके पास एक बहुत लंबा अनुभव है, तो क्या देखा आपने 10 साल की पत्रकारिता में जिसको चेंज करने की ज़रूरत है? आप लगातार अपनी हर वीडियो में बोलते हैं कि ये देश पुरुष प्रधान के साथ जाति प्रधान देश भी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो लोग पेट्रियार्कल हैं, जो लोग कास्टिस्ट है, इस देश में कैपिटलिज्म, पूंजीवाद हो या कास्टिज्म हो या पेट्रियार्कल हो, ये सब जातिवाद से जुड़ा हुआ है। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं सिस्टम में, उनको सुधरना होगा, जातिवाद खत्म करना होगा, पेट्रियार्कल खत्म होगा। नदी नीचे से ऊपर नहीं बहती है, नदी ऊपर से नीचे आती है। तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा ताकि देश मजबूत हो और सबको बराबर का मौका मिले। तो क्या कहेंगे ऐसे में? सरकार का दबाव है, लोग डरे हुए हैं, पत्रकार डरे हुए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, आपको भी नोटिस आ चुका है, आप वैशाली जा रहे हैं, पर 14 तारीख से आप प्रचार प्रसार करने वाले हैं। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं डर तो सता रहा होगा कि आपकी रोजी रोटी भी खत्म हो जाए। चाहती हैं? ऐसा नहीं है। रोजी रोटी हम लोग पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग बहुजन समाज के तमाम लोगों ने गरीबी से निकलकर संघर्ष किया और हम लोग इस देश को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये देश तभी मजबूत होगा जब इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिलेगा। इस देश के जवान, किसान, इस देश के हर नागरिक को बेहतर स्कूल, एजुकेशन मिले। इसकी बात करना, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और संविधान, मैंने कहा ना, इस देश के 90% लोग, 95% लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तमाम लोग संविधान के पक्ष में। संविधान को इस देश में प्रधानमंत्री खुद संविधान की वजह से बने। एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, वो भी संविधान की वजह से। तो शानदार संविधान है बाबा साहब का, यहाँ संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता है। मुझे लगता है संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई पर आज भी धार्मिक लड़ाई सबसे ज़्यादा भारी है। आपको लगता है कि अब वैशाली की जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों पर सचेत कर कर, जागरूक कर कर अपनी जगह बना पाएंगे? बिल्कुल। भारत के 25 से 30 करोड़ लोग तो नेशनल दस्तक देखते हैं। वो कौन लोग हैं? ऐसा नहीं है, बात करने वाले लोग नहीं हैं। समाज बहुत आगे बढ़ा है, बहुत जागरूक है और आगे भी जागरूक होगा। सोशल मीडिया ने घर घर पहुंचा दिया है बहुजन आंदोलन को।
बड़ी क्रांति है। आप देखिएगा नतीजे आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। तो समय के अकॉर्डिंग आपको जो बहुजन मूवमेंट है लगातार सुनने के लिए मिलता है कमजोर हो रहा है, नेता एक दूसरे की आलोचना करने में लगे हैं, आपको क्या लगता है? आप तो दो चीजें हैं। पहले बहुजन समाज के नेता एकजुट थे, समाज जगा हुआ नहीं था। अब भले नेता अलग अलग है लेकिन समाज एकजुट है, ये बड़ा बदलाव हुआ है। इसको आप ग्राउंड पर जाएंगे तो पता चलेगा। जातिवाद खत्म हो रहा है, लोग संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत हो रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान सब एकजुट हो रहे हैं। और बिहार तो सोशल जस्टिस की धरती है। वहाँ तो आरक्षण रिजर्व, सोचिए 1932 के बाद जाति जनगणना हो गई, 90% बहुजन समाज के लोग हैं। तो बिहार तो और उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। लालू यादव, जगदेव बाबू और भारत रत्न मान्यवर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है। बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय वैशाली में बिताया। बिल्कुल, वैशाली तो इतिहास, प्राचीन गणतंत्र की लक्ष्मी, लोकतंत्र वहीं से फला है। लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट वैशाली से आया है। तो मगध की धरती है, ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे, वैशाली की जनता आपको देख रही है, आप नेशनल दस्तक की दर्शक आपको देख रहे हैं, पूरा देश की निगाहें जो हैं वो शंभू कुमार सिंह पर हैं, क्योंकि उन्होंने जो वचन जनता को दे दिया है कि अब मैं राजनीति में आ रहा हूँ, आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए, आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी देने के लिए, उस वादे पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, वैशाली की जनता मौका दे न दे, मुझे पता है मौका देंगे, उसके बाद भी हम काम करेंगे अब लगातार। और राजनीति में आना पर मैं लकीर खींचना चाहता हूं कि सिर्फ पैसा से और धन, बाहुबल और पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। बहुजन समाज के 1-1 रुपए की मदद से मान्यवर साहब ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, राजनीति से बीएसपी आज राष्ट्रीय पार्टी है। लालू यादव जी ने गरीबी से निकलकर चुनाव लड़ा, रामविलास जी ने गरीबी से निकलकर पार्टियां खड़ी की। अब बहुजन समाज के लोग भी सचेत हैं, वो खोज रहे हैं कि जो सड़कों पर लड़ने वाला है उसको संसद भेजा जाए। आपसे जब भी बहुजन नेताओं की बात होती है, आप बहुत डिप्लोमेटिक होकर आंसर देते हैं, किसी की भी आलोचना नहीं करते, किसी की तारीफ नहीं करेंगे। क्या गलत क्या आलोचना करें आप? मुझे एक बहुजन नेता की तमाम टीवी चैनल्स जिस तरीके से दिखाते हैं, एक तरफ तो आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा। आपको बीएसपी की टिकट चाहिए कि आरजेडी से टिकट चाहिए, तमाम पार्टीज का ऑप्शन, समाज का टिकट चाहिए। मुझे सारे बहुजन नेताओं, मैं बहुजन नेताओं से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कैसे क्यों आलोचना कर दूं? अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोगों को टांग खींचना, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। बहुजन समाज का हर नेता संघर्ष करके आता है। सवाल वैशाली का है कि वैशाली में जो टिकट देने में गलती हुई है उसको ठीक किया जाएगा, वैशाली की जनता ठीक कर देगी। तो बाहुबल और धनबल को इस बार बहुजन हरा देगा? हरा देगा। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आप? हाँ, कॉन्फिडेंट है, बहुजन समाज कॉन्फिडेंट है। मैं क्या हूँ, वहाँ का समाज तैयार है। लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपके पास तो हजारों कॉल आते होंगे। 1 लाख से ज़्यादा लोगों का कॉल आ चुका है। लोग कह रहे हैं मदद भी करेंगे, वोट भी देंगे और चुनाव भी लड़ाएंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है बहुजनों की आवाज़ शंभू कुमार सिंह। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो नेता वही चुनिए जो आपके लिए अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण तरीके से बनाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।